हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर 121 के बारे में पढ़ेंगे जो इकोनॉमी से संबंधित है। इसमें हम पूंजी बाजार और उसके आगे के बारे में जानेंगे। तो पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार है जहां दीर्घकालिक या लंबी अवधि के लिए वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों, उद्योगों को लंबी अवधि की पूंजी उपलब्ध कराना होता है ताकि वे अपने विकास कार्य, परियोजनाएं या विस्तार योजनाएं पूरी कर सके। दूसरे शब्दों में अगर कहे या सरल शब्दों में कहे, जब कोई कंपनी या सरकार अपने बड़े प्रोजेक्ट जैसे नया कारखाना लगाना, पुल बनाना, तकनीकी विस्तार आदि करना के लिए लंबे समय के लिए पैसा उधार लेना या जुटाना चाहती है, तो वे पूंजी बाजार का सहारा लेती। यहाँ निवेशक उस कंपनी या सरकार में पैसा लगाते, वो बदले में उन्हें शेयर या बॉन्ड जैसे कागज मिलते। पूंजी बाजार के दो प्रमुख अंग है। पहला है प्राथमिक बाजार, है ना, प्राइमरी मार्केट जिसे हम कहते हैं। यहाँ कंपनी या सरकार पहली बार निवेशक से पूंजी जुटाती है ना, उदाहरण जैसे आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा आता है द्वितीयक बाजार। यहाँ पहले से खरीदे गए शेयरों या बॉन्ड की आपस में खरीद बिक्री होती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसके उदाहरण। पूंजी बाजार के अगर हम प्रमुख साधनों को देखें तो इसके अंतर्गत शेयर आते, बॉन्ड आते, डिबेंचर आते, म्यूचुअल फंड आते। ये पूंजी बाजार के साधन। अब पूंजी बाजार का अगर हम नियामक देखें तो इसका नियामक सेबी है ना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये संस्था पूंजी बाजार के सभी कामकाज की निगरानी करती है ताकि निवेशक ठगे ना जाए। अब हम जो एक प्रमुख चीजें आती है व्यवसाय, मतलब कोई कारोबार या हम कुछ करते हैं तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे बिजनेस क्या होता है ना, व्यवसाय क्या होता है, पैसा जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं ये क्या होता है ना, पैसा जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं ये क्या होता है, एक सेकेंड, है ना, और रोजगार, है ना, एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। व्यवसाय को देखा तो लाभ कमाने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन और वितरण अगर किया जाए तो ये व्यवसाय कहलाता है ना। व्यवसाय के अंतर्गत लाभ कमाया जाता है, जबकि पैसा विशेष ज्ञान के आधार पर सेवा देना होता है ना। पैसा विशेष ज्ञान के आधार पर सेवा देना होता है। रोजगार किसी अन्य के लिए कार्य करना और वेतन प्राप्त करना रोजगार कहलाता है। उद्देश्य देखें तो व्यवसाय का उद्देश्य मुनाफा कमाना है, और पैसा का अगर देखो तो सेवा और पारिश्रमिक पाना पैसा का उद्देश्य है, और रोजगार का वेतन या मजदूरी प्राप्त करना। व्यवसाय में कोई जरूरी योग्यता नहीं होती कि आप कोई चीज पढ़े लिखे हो या कुछ हो, आपको सिर्फ अनुभव होगा तो सहायक होगा, परंतु व्यवसाय में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। पैसा जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं इसमें विशेष डिग्री होना अनिवार्य होते हैं, है ना, जैसे इंजीनियरिंग का पैसा, डॉक्टरी का पैसा, इस तरीके से। और रोजगार में कार्य के अनुसार होता है ना। जोखिम देखिए तो व्यवसाय में सर्वाधिक जोखिम होता है, सबसे अधिक जोखिम होता है। पैसा में कम होता है ना, प्रोफेशन में, जबकि रोजगार में नगण्य होता है। इसमें लगभग ना के बराबर जोखिम होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग क्या है, रोजगार प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है, जोखिम है, वो ना के बराबर होता है। पूंजी देखिए तो इसमें व्यवसाय में अधिक पूंजी की जरूरत होती है, पैसा में काफी कम, और रोजगार में तो कोई पूंजी चाहिए ही नहीं रहती है ना। आपको नौकरी में एक फिक्स सैलरी रहेगी, वो जो नौकरी दे रहा है वो उसके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको रोजगार दे रहा है। आमदनी का रूप देखें तो ये प्रॉफिट होता है, पैसा में फीस ली जाती है, और रोजगार में वेतन या मजदूरी होता है। उदाहरण देखें जैसे दुकान, होटल, उद्योग आदि का खोलना व्यवसाय के अंतर्गत आता है ना। पैसा को अगर देखें तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, और रोजगार देखें तो शिक्षक, क्लर्क, अधिकारी, ये रोजगार के अंतर्गत आते हैं, है ना। स्वतंत्रता अगर देखें तो व्यवसाय में पूरी स्वतंत्रता होती है ना, आप कुछ भी करें व्यवसाय के अंतर्गत। पैसा में सीमित स्वतंत्रता होती है, और रोजगार किसी के अधीन कार्य करना होता है ना, रोजगार में किसी के अधीन कार्य करना
होता है। नियमन देखें तो व्यापार कानूनों के अनुसार व्यवसाय का नियमन होता है। पेशा में पेशेवर निकाय जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके से बीसीआई ब्रॉडकास्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। और रोजगार में जो सेवा शर्तें होती है, रोजगार जो रोजगार देता है, उन सेवा शर्तों के अधीन हमें कार्य करना होता है ना। तो यहाँ पे हमने ये महत्वपूर्ण चीजों को देख लिया। अब हम कुछ बची हुई चीजें हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, उनको पढ़ लेते। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कॉमर्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। कॉमर्स को एक तरफ तो व्यापार, है ना, जिसे ट्रेड कहते हैं, और एक तरफ सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया में देखेंगे, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अगर व्यापार को देखें तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। इंटरनल के अंतर्गत देखें तो होलसेल और रिटेल आता है। रिटेल के अंतर्गत देखें तो सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड आता है ना। एक्सटर्नल में देखें तो आयात, निर्यात और फिर यह पुनः निर्यात को हम देख सकते हैं। सहायक क्रियाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बैंकिंग हो गया, भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, बीमा हो गया, ये चीजें आती है। अब व्यवसाय के संगठन में हम देखें तो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो एकल व्यवसायी, है ना, एकल व्यवसायी होता है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो साझेदारी फर्म, है ना, साझेदारी फर्म। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट देखा जाए तो सहकारी समिति। नेक्स्ट देखा जाए तो कंपनी, है ना। एकल व्यवसाय क्या होता है, इसको हम देखते हैं। इस व्यवसाय इकाई में केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है ना, तथा उनकी देयता असीमित होती है ना। वही व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेता है। इस इकाई की स्थापना के लिए न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं की आवश्यकता होती है ना। इसके अंतर्गत न्यूनतम कानूनी जो औपचारिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना आवश्यक है। अब आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस इकाई में व्यवसाय इस इकाई में व्यवसाय के लिए पैतृक संपत्ति का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार कर्ता के पास होता है तथा कर्ता की मृत्यु के बाद भी व्यवसाय चलता रहता है। यहाँ भी संगठन की स्थापना के लिए बहुत कम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। नेक्स्ट आता है साझेदारी फर्म। व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी जुटाने, है ना, साझेदारी फर्म, है ना, पार्टनरशिप जो होता है साझेदारी फर्म कहलाता है। व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी जुटाने हेतु साझेदारी फर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 20 हो सकती है ना। साझेदारी फर्म का पंजीकरण पंजीकरण साझेदारी फर्म अधिनियम 1932, है ना, साझेदारी फर्म अधिनियम 1932 के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः साझेदारों की देयताएं असीमित होती है। यद्यपि निर्णय की सहमति के लिए, है ना, निर्णय सभी की सहमति से लिया जाता है ना, जो निर्णय लिया जाता है सभी की सहमति से लिए जाते हैं। यदि साझेदारों की देयताओं को सीमित कर दिया जाए तो ये इकाई सीमित देयता वाली फर्म कहलाती है ना, जैसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। एलएलपी का पंजीकरण एलएलपी के अधिनियम 2008 के तहत किया जाता है ना, एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत किया जाता है। अब आता है सहकारी समिति, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति के अंतर्गत सभी सदस्य के आपसी सहमति पर एक ही प्रकार के व्यवसाय करते हैं ना, एक ही प्रकार के व्यवसाय करते हैं। इनका पंजीकरण अनिवार्य तथा ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरओसी के पास अपने पंजीकरण कराया जाता है। इस संगठन के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि या प्रबंधक व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेते हैं। समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए। इसके सदस्य बनने के लिए कुछ अंशदान भी देना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है ना, व्हाट ए कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
अंशधारक कंपनी की मुख्य स्वामी होते हैं, है ना, जो अंशधारक होते हैं कंपनी के मुख्य स्वामी होते हैं, जबकि निदेशक मंडल मुख्य प्रबंधनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। निदेशक मंडल को अंशधारकों द्वारा चुना जाता है। अंशधारकों का कंपनी के व्यवसाय पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी के निर्णयों को वैधता प्रदान करना आवश्यक है, अतः इसके लिए सार्वमुद्रण का प्रयोग किया जाता है। कंपनी की स्थापना प्रक्रिया अत्यधिक जटिल, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली होती है। कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार की जाती है एवं इसका विघटन भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है ना। इसका विघटन भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब कंपनी के प्रकार को देखें तो कंपनी सदस्यों की संख्या के आधार पर और लायबिलिटी के आधार पर विभाजित की जाती है ना। सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी होती है। लायबिलिटी के आधार पर देखें तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। लिमिटेड लायबिलिटी भी दो तरह से होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स रखा जाता है इसके अंतर्गत। अब हम एक एक को जान लेते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, है ना, जिसकी जो लायबिलिटी हो वो अनलिमिटेड हो, है ना। एक सेकेंड। इस कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ना। इसमें जो सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित होता है, अर्थात ऋणों का भुगतान करने में सदस्यों की निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है ना। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी और एक लिमिटेड बाय शेयर, है ना। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है ना। गारंटी में क्या होता है, इस कंपनी के अंतर्गत सदस्यों का दायित्व कंपनी द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर निर्धारित होता है। और शेयर्स में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंश के मूल्य तक सीमित होता है, अर्थात ऋणों का भुगतान में सदस्यों की निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी, है ना। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या है ना, सार्वजनिक कंपनी वो है जो निजी कंपनी नहीं। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी 5 लाख होनी चाहिए। इस कंपनी के अंतर्गत शेयर धारक अपने शेयर का हस्तांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है निजी कंपनी, है ना। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए, न्यूनतम पूंजी 1 लाख होनी चाहिए। इस कंपनी में सदस्यों को शेयर हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, इसमें आप शेयर को हस्तांतरित नहीं कर सकते। देखो अब इसमें न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं, परंतु कोई एक व्यक्ति अगर कंपनी खोलना चाहे तो वो भी खोल सकता है। वन पर्सन कंपनी भी एक कॉन्सेप्ट है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के नए प्रारूप का प्रावधान किया गया है, जिसे केवल एक सदस्य होता है। ये एकल व्यवसाय से अलग है क्योंकि ये एक कंपनी है ना। वन पर्सन कंपनी भी खोली जा सकती है, ठीक है। पूंजी बाजार दो तरह से होता है, एक प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार, जो अभी मैंने बताया था, है ना। जब पहली बार लाए जाते हैं प्रतिभूति, पहली बार प्रतिभूति लाई जाती है तो प्राथमिक बाजार में आती है ना। और ये सूचीबद्ध होने के बाद अगर व्यापार किया जाता है तो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता, ठीक है। ये सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू और निजी निजी आवंटन के अंतर्गत चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब शेयर को देखते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है वरीयता शेयर, है ना। इक्विटी शेयर में क्या होता है, इसमें शेयर धारकों को मताधिकार भी प्राप्त होता है ना। लाभांश वितरण की स्थिति में इन्हें वरीयता नहीं दी जाती, किसमें, इक्विटी शेयर में। जबकि वरीयता शेयर में इसके अंतर्गत शेयर धारकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु दिवालियापन की स्थिति में इन्हें सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है ना। प्रेफरेंशियल शेयर अगर आपने खरीदे तो आपको सबसे पहले, अगर दिवालियापन की स्थिति होगी तो आपको भुगतान किया जाएगा। अब आता है हमारा स्टॉक मार्केट, है ना, स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट।
ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। भारत में मुख्यतः निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है ना। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी तथा ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स इसका संवेदी सूचकांक है, जो 30 ब्लू चिप कंपनियों के औसतन शेयर मूल्य के परिवर्तन पर निर्भर होती है ना। यहाँ पे एक टर्म आती है ब्लू चिप कंपनियां, है ना, तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अत्यधिक होता है उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। अगर सेंसेक्स में परिवर्तन होता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। अगर मौद्रिक नीति में परिवर्तन हुआ है या राजकोषीय नीति में व्यापक उतार चढ़ाव हुआ है, विदेशी संस्थागत निवेश, अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थिति, सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता कितनी है, आर्थिक समृद्धि दर क्या है, मानसून की स्थिति कैसी है, व्यापार पर सुगमता कितनी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधियां आदि इसमें देखी जाती है। ठीक है। अब आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिशों पर 1992 में की गई थी, परंतु इस एक्सचेंज ने उचित ढंग से कार्य करना 1994 में प्रारंभ किया। इसका संविधि सूचकांक निफ्टी जो 50 कंपनियों के औसतन शेयर के मूल्य पर निर्भर करता है ना, 50 कंपनियों के औसतन शेयर पर निर्भर करता है। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, अभी मैंने बताया था, वे कंपनियां जिनका बाजार पूंजीकरण अत्यधिक होता है ना, वे कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण अत्यधिक होता है, इन्हें हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनियों के शेयर मूल्य में दीर्घकालिक अवधि में अधिक लाभ होने की संभावना रहती है ना। बाजार कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, एक शेयर का मूल्य इनटू बाजार में व्यापार करने योग्य शेयर की संख्या, इससे क्या निकल जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता। अब आता है डीमेट अकाउंट, है ना। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट शेयर बाजार में क्रय विक्रय हेतु आवश्यक होता है। ये अकाउंट ब्रोकर, है ना, ब्रोकर की सहायता से खुलवाया जा सकता है। ब्रोकर प्रत्येक लेन देन पर कमीशन भी लेता है तथा प्रत्येक ब्रोकर का कमीशन अलग अलग होता है। तेजड़िया मंडलिया क्या होते हैं, है ना, बुल्स एंड बियर्स, निवेशकों का वो समूह जो यह आशा करता है कि भविष्य में विभिन्न कंपनियों के शेयर मूल्य में वृद्धि होगी, इस समूह को तेजड़िया कहते हैं, है ना। ऐसा जो मानता है कि आगे शेयर में वृद्धि होगी उसे हम तेजड़िया कहते हैं। निवेशकों का वो समूह जिसे भविष्य में शेयर मूल्य में गिरावट की आशंका रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, मंदड़िया कहते हैं, अर्थात ये निराशावादी व्यक्तियों का समूह है। शेयर बाजार क्या होता है, शेयर कारोबार, भेदिया कारोबार, इसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं, है ना, भेदिया कारोबार, है ना, भेदिया कारोबार को हम क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये एक तरीके से इनलीगल प्रोसेस है। वो कारोबार जिसमें कंपनी की गोपनीय जानकारी का प्रयोग किया गया भेदिया कारोबार कहलाता है। ये गैर सरकारी है तथा इस पर नियंत्रण करने का कार्य सेबी इस पर नियंत्रण करती है और ये क्या है, इनलीगल। अब आता है हमारा सेबी, है ना। सेबी क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। यद्यपि इसे सामाजिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। ये संस्था सेबी अधिनियम 1992 द्वारा कार्य करती है। सेबी पूंजी बाजार का नियामक है ना, है ना, कैपिटल मार्केट का नियामक कौन है, सेबी है। सेबी के कार्यों को अगर देखें, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना सेबी का कार्य है। भेदिया कारोबार पर नियंत्रण रखना, प्रतिभूति बाजार का विकास करना, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर आदि का नियमन और पंजीकरण करना, शेयर बाजार में जागरूकता को बढ़ाने के लिए समय समय पर अभियान चलाना, ये सब सेबी के कार्य थे। अब हम पढ़ेंगे चिट फंड कंपनी, है ना। चिट फंड कंपनी क्या होती है, काफी आपने सुना होगा कि चिट फंड कंपनी ने ऐसा धोखा कर दिया, इतने सारे लोगों के पैसे लूट लिए, है ना। बंगाल में भी चिट 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 फंड स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चिटफंड अधिनियम 1982 के अनुसार वो 82 के अनुसार वो लेन देन जिसमें एक व्यक्ति या संस्था विभिन्न निवेशकों से एक समझौते के तहत निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि एकत्रित करती है तथा उसके प्रतिफल में
उसे उपहार देने का वादा किया जाता है, चिटफंड कंपनी कहलाती है ना। चिटफंड का नियमन एवं पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। आरबीआई द्वारा चिटफंड कंपनियों को एनबीएफसी विविध का दर्जा दिया गया है ना। अगर एनबीएफसी विविध को किस में रखा गया है, चिटफंड कंपनियों को रखा है, किसने, आरबीआई ने। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। क्या होता है, दो या दो से अधिक निवेशक एक साथ मिलकर जोखिम को कम करने के लिए निवेश करते हैं तथा इस प्रकार गठित संस्था को ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। इस तरह जो गठित संस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल। किसी निवेशक द्वारा निवेश की गई वो पूंजी जिसका उद्देश्य जोखिम के माध्यम, है ना, जोखिम के माध्यम, एक सेकेंड, जोखिम के माध्यम से बाजार में उपलब्ध संभावनाओं को दोहन करना है। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नए उद्यमों या स्टार्टअप में जिस पूंजी का निवेश किया जाता है उसे जोखिम पूंजी कहते हैं। निवेशक को निवेश के बदले इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एंजल इन्वेस्टर्स। ये काफी महत्वपूर्ण है। वे निवेशक जो किसी इकाई में प्रारंभिक पूंजी निवेश करते हैं, ना, प्रारंभिक स्तर पर जो पूंजी लगाते हैं उसे एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। अर्थात ये व्यापार की शुरुआत में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एंजल टैक्स क्या होता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 सब क्लॉज 2 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से एंजल टैक्स की शुरुआत की गई, है ना। ये एंजल शुरुआत की गई, एक सेकेंड, ये एंजल निवेशकों की आवंटित किए गए शेयर से प्राप्त अतिरिक्त आय पर लगाए जाने वाला कर है ना। कर की गणना के लिए टैक्स अधिकारी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू, है ना, एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू ज्ञात करते हैं तथा इसके लिए नेट असेट्स वैल्यू विधि का प्रयोग किया जाता है ना। एफएमवी से अधिक मूल्य पर जारी किए गए शेयर से प्राप्त राशि कंपनी की आय मानी जाती तथा उस आय पर एंजल टैक्स अधिरोपित किया जाता है। ठीक है, यह उदाहरण स्टार्टअप को हतोत्साहित करती है। अगर एंजल टैक्स लगाएंगे तो जो स्टार्टअप है उन्हें हतोत्साहन मिलता। ठीक है, अब स्टार्टअप क्या होता है, कोई भी फर्म जो निम्नलिखित तीन स्थितियों को संतुष्ट करे स्टार्टअप कहलाता है। कौन कौन सी तीन कंडीशन, पहली अगर देखें, फर्म का पंजीकरण निम्नलिखित तीन अधिनियम में से किसी एक के तहत होना चाहिए। कौन कौन सा, या तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, या एलएलपी अधिनियम जो मैंने बताया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अंतर्गत होना चाहिए, या साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, फर्म का पंजीकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पंजीकरण के बाद किसी भी वर्ष फर्म का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा भागीदारी नोट, जिसे हम पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं। पी नोट एफआईआई द्वारा व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। पी नोट धारक की व्यक्तिगत जानकारी सेबी के पास नहीं होती। पी नोट धारक के पास वास्तविक रूप से प्रतिभूति नहीं होती, अतः उसे मताधिकार भी प्राप्त नहीं होता। यद्यपि प्रतिभूति के साथ साथ उसे आनुपातिक लाभ प्राप्त होता है। पी नोट के माध्यम से काले धन के आगमन की संभावना भी रहती है ना। पी नोट के माध्यम से काले धन के आगमन की संभावना भी रहती है। नेक्स्ट आता है डिपोजिटरी, है ना। डिपोजिटरी क्या होता है, ये एक ऐसी संस्था है जो निवेशकों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र करके रखती है। अर्थात इस संस्था ने कागज रहित प्रतिभूतियों में व्यापार को बढ़ावा दिया है। डिपोजिटरी के माध्यम से न केवल प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय की लागत घट जाती है, बल्कि प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण भी किया जा सकता है ना। डिपोजिटरी रसीद एक एक्टिव निवेश है जिसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों के संसाधन एकत्रित करती है और ये हस्तांतरणीय प्रपत्र है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए आईडीआर, ना, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारतीय निवेशक आईडीआर के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं।
इसी प्रकार किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए एडीआर ना अमेरिकन डिपोजिटरी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं सिक्योरिटीज के बारे में। इसमें डेप्थ और शेयर आता है ना। डेप्थ के अंतर्गत गवर्नमेंट है ना। डेप्थ के अंतर्गत गवर्नमेंट देखा जाए तो इसमें शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म आता है ना। शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स आता है। शॉर्ट टर्म्स अल्पकालिक में क्या क्या आएगा? अल्पकालिक में आएगा ट्रेजरी बिल्स है ना, जो 91, 182, 364 है ना। स्टेट गवर्नमेंट इसे जारी नहीं करती है ना। ट्रेजरी बिल को इसे जो स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं करती है। ठीक। सीएमएस आता है शॉर्ट टर्म के अंतर्गत, 91 डेज के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म्स को अब हम देखें, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म्स को अगर देखें तो इसमें भी दो हिस्से, एक डेटेड सिक्योरिटी और एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है। डेप्थ में अगर दूसरा पोर्शन देखें तो कमर्शियल, इसमें डिवेंचर आता है जिसे हम ऋण पत्र कहते हैं। शेयर को अगर देखें तो इसमें इक्विटी और परफॉर्मेंस देखा जाता है। अब एक एक कर हम जो जितने भी चीजें डायग्राम में दिख रही है फ्लो डायग्राम में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रेजरी बिल है ना, इसे राजकीय बिल भी कहते हैं। सरकार द्वारा अल्पावधि अवधि के लिए बाजार से धन जुटाने हेतु ट्रेजरी बिल का प्रयोग किया जाता है ना। मतलब अल्पावधि समय के लिए अगर सरकार को मतलब पैसे उगाने हैं तो उसका ट्रेजरी बिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ट्रेजरी बिल राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है। परिपक्वता अवधि के आधार पर ट्रेजरी बिल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक 91 डेज, दूसरा 182 डेज और तीसरा 364 डेज। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, अर्थात इन पर ब्याज अदा नहीं किया जाता। ट्रेजरी बिल को बट्टे पर जारी किया जाता है तथा यह अंकित मूल्य के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कैश मैनेजमेंट बिल है ना, नकदी प्रबंधन। 2010 में आरबीआई द्वारा इस अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के अल्पकालिक बाजार असंतुलन को संतुलित करना होता है। सामान्यतः इन्हें 91 दिन की अवधि के लिए जारी किया जाता है ना। नेक्स्ट आता है डेटेड या दिनांकित प्रतिभूतियां। इसके माध्यम से सरकार दीर्घकालिक अवधि के लिए धन एकत्रित करती है। इन प्रतिभूतियों पर परिपक्वता तिथि या दिनांक अंकित होती है, इसलिए इन्हें डेटेड प्रतिभूति कहते हैं। सामान्यतः इन्हें 5 से 40 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें राज्य विकास ऋण की संज्ञा भी दी जाती है। इनके द्वारा दीर्घकालिक विकास हेतु धन एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है डिवेंचर। ये क्या होता है? एक ऐसा व्यापारिक दस्तावेज है जिसका प्रयोग किसी कंपनी द्वारा दीर्घकालिक संसाधन जुटाने हेतु किया जाता है। डिवेंचर एक ऋण प्रतिभूति है, अतः डिवेंचर धारक को पूर्व निर्धारित ब्याज दर के आधार पर ब्याज की प्राप्ति होती है ना। अब आता है म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, काफी चलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं क्या है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी निवेशक आपसी सहमति के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं तथा समस्त राशि को किसी एक कंपनी के द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार के निवेश में तुलनात्मक रूप से जोखिम कम होता है। म्यूचुअल फंड एक यूनिट के मूल्य को नेट असेट वैल्यू कहा जाता है। अवधि के आधार पर म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? निवेश की गई निश्चित अवधि, ओपन एंडेड में निवेश की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, किसमें? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है ना। निवेश के स्थान के आधार पर म्यूचुअल फंड दो प्रकार का होता है ना। स्थान के आधार पर म्यूचुअल फंड दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है डेप्थ म्यूचुअल फंड, दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड।
अगर 65% से कम निवेश इक्विटी में हो तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड कहलाता है, और अगर 65% से ज्यादा इक्विटी में निवेश हो तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। अब हम आज का और जो प्रीलिम्स इकोनॉमी का टॉपिक है, प्री के हिसाब से लास्ट टॉपिक देखेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वो एजेंसी जो किसी देश या कंपनी की रेटिंग प्रदान करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाती है। रेटिंग से उस देश की साख का निर्धारण किया जाता है। रेटिंग निर्धारित करने के निम्नलिखित कारक क्या क्या? आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक सुधार, राजकोषीय नीति, पूंजी निर्माण की दर, है ना, सभी आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन, ये सब इसमें देखा जाता है। इंडियन रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? क्राइसिल है, इकरा है ना, क्रिस है, ये इंडियन रेटिंग एजेंसी है। जबकि फॉरेन फॉरेन रेटिंग एजेंसी कौन सी है? एस&पी, मूडीज, फिच, है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये जो रहती है मूडीज जो रहती है, ये भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्री का इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।